नमस्कार दोस्तों। वैद से आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एक श्रृंखला चलाई जा रही है, एक सीरीज चलाई जा रही है। उस क्रम में आज हम लोग हिस्ट्री में 2021 में जो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आए हुए हिस्ट्री के हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है इसमें आप जान रहे हैं इस समय कि मॉडर्न इंडिया के साथ साथ एंशियंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर को जो है फोकस किया जा रहा है और उसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में दिखाई देंगे। और पिछले वर्षों की एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो कमोबेश यही ट्रेंड आपको पिछले कुछ वर्षों से लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि आर्ट एंड कल्चर जो पहले ज़्यादा पूछा जा रहा था उसका थोड़ा सा रोल कम जरूर हुआ, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आपके पास लगातार प्रीलिम्स में बने हुए हैं। तो इस क्रम में आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a circular temple built during the reign of Kachchapghat dynasty. It is only circular temple built in India. It was meant to promote the Vaishnav cult in the region. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा पहले हम उत्तर की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद तो बताएंगे। देखिए तो पहला यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि ये कौन से कथन सही है, आपसे पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है कि कच्छप घाट डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। और कच्छप घाट डायनेस्टी के जो रूलर थे वो आपके देवपाल थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कच्छप घाट डायनेस्टी के शासक देवपाल ने इसको बनवाया था। ये डायनेस्टी रूल कहाँ कर रही थी? तो एमपी के अंदर अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर के पास का रीजन है, भिंड और मुरैना के क्षेत्र हैं जहां पर ये डायनेस्टी रूल कर रही थी। एमपी में ग्वालियर के पास के रीजन है जहां ये डायनेस्टी रूल कर रही थी और उन्होंने ये सर्कुलर टेम्पल बनवाया था। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जब भी कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाता है तो उसके गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, ठीक है, तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि भारत में मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला रही है और आप नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के टेम्पल्स देखते हैं तो बड़ी मात्रा में टेम्पल्स का निर्माण भारत में किया गया, उसमें एकमात्र टेम्पल है ये जरूरी नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेट भी इसको कर सकते थे कि यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे लिए डिलीट हो जाता है यहाँ पर। और अगर दूसरा ऑप्शन डिलीट हो जाता है तो अब आप देखिए एलिमिनेटिंग प्रोसेस से दूसरा सही नहीं है तो पहला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, बी भी डिलीट हो जा रहा है और डी भी। तो जहां जहां दो आ रहे थे वो तीनों एलिमिनेट हो गए। और उसके बाद अगर आपको उत्तर मालूम है या नहीं मालूम है फिर भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सी हो जाएगा। अब हम इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ 64 योगिनी टेम्पल। योगिनी का मतलब देवियों से है, ठीक है, तो ये वैष्णव पूजा से संबंधित नहीं था। हालांकि इसको ध्यान आप रखिएगा कि इस मंदिर को जो है इसमें शिवलिंग पाए गए हैं, जो कक्ष बने हुए हैं उन कक्षों में शिवलिंग की स्थापना की गई है। और इस टेम्पल को आप एक और नाम देते हैं, एकतोर्स टेम्पल भी कहा जाता है, एकतारसो मंदिर भी इसे कहा जाता है। और आप इसे कह सकते हैं कि यह इसमें भगवान शिव, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग मिले हैं, लॉर्ड शिवा से संबंधित हो सकता है लेकिन वैष्णव से संबंधित नहीं है। फिर चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो कॉपी किया गया जो इंडियन पार्लियामेंट बनाई गई, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा हो इसके कहीं प्रमाण ऐसा नहीं मिलते हैं। लेकिन अब चूंकि अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर पहले के साथ चौथा ऑप्शन आपको विकल्प में मिल रहा, केवल एक नहीं मिल रहा है, इसलिए जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। तो यहां पर अगर आप देखें
तो एंशिएंट की क्लास में भी इसको डिस्कस किया गया है कि जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट है जिसका नाम है धौलावीरा। तो पहले तो उसका उत्तर देख लीजिए, धौलावीरा होगा सही उत्तर। धौलावीरा ये साइट आपकी कक्ष के रण में है, रन ऑफ कक्ष में है, गुजरात के अंदर। और यहां से वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन के प्रमाण आपको मिले हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया क्योंकि यूनेस्को ने जो अपनी हेरिटेज साइट घोषित की उसमें 40वां स्थल है, ये भारत का 40th साइट है जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यही कारण है कि इस पर देखिए करंट सिविल क्वेश्चन भी आपका बन गया है। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। इसकी लोकेशन को अगर आप देखें तो ये खादिर आइलैंड पर है। क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो खादिर आइलैंड पर है, खादिर द्वीप पर है, कक्ष के रण में। और इसका जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था आर.एस. बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, इससे जेपी जोशी का भी संबंध है, जगपति जोशी का, क्योंकि ये साइट जो 1968 में खोजी गई थी उसमें जगपति जोशी की बड़ी भूमिका थी। और इंडिया में देखिए यहाँ पर एक साइट दी हुई राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद अगर आप देखें तो धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत के अंदर। तो अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो राखीगढ़ी के बाद जो सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट साइट आप कह सकते हैं वो कौन है, धौलावीरा है। और धौलावीरा की एक खूबी और भी है कि ये नगर एकमात्र ऐसा टाउन था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, वैसे तो आपने जब माउंट्स के बारे में देखा तो 3 टीले आपने देखे थे, वेस्टर्न माउंट और ईस्टर्न माउंट, और यहाँ पर एक मिडिल टाउन भी है जिसे मध्यमा कहा गया। तो मिडिल टाउन का भी प्रमाण आपको यहाँ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धौलावीरा। ये क्वेश्चन हिंदी में भी था कि कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। भरूच, जिसको आप भरूच भी कहते हैं, भरूच के बाद श्रीकाकुल, और श्रीकाकुल के बाद तिरुचिरापल्ली। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे, जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक करके उन्होंने पूछा है 17th सेंचुरी के पहले चतुर्थांश में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो 1601 से लेकर के और 1699 और 1700 की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1601 से 1625। अब इतना स्पेसिफिक करके क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये क्वेश्चन को काफी टफ बना देता है। तो भाषागत आधार पर टेक्निकलिटी यहाँ पर देखिए है, और उन्होंने कहा है कि 1601 से 1625 के अंदर जो है आपको बताना है कि इनमें से पहला जो कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था वो कहाँ किया गया था। तो देखिए आप जानते हैं कि सूरत में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, तो नियर बाई ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, भरूच। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, और उस समय पोर्तुगीज का प्रभाव दरबार में बहुत ज्यादा था और इसलिए उसे फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं मिलती है। इसके बाद आप देखते हैं पॉल कैनिंग। ठीक है, पॉल कैनिंग के बाद में 1615 में आप देखते हैं एडवर्ड टेरी, ठीक है, थॉमस रो, ये आते हैं। और यहाँ पर आपने ये देखा भी होगा कि 1613 में इनको फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, तो वो उसी रीजन से संबंधित था, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, भरूच। अब चिकाकोल, जिसे आप श्रीकाकुलम भी कहते हैं, इसका एक और नाम क्या है, श्रीकाकुलम। और तिरुचिरापल्ली, जिसको आप तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं, ये दोनों जो है ये स्टैब्लिश की गई थी 18th सेंचुरी के अंदर। 18वीं शताब्दी में फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, भरूच। केवल एक उत्तर इसका सही होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज until the rise of हर्षवर्धन in the early 7th century,
बार बार आप देखिए कि टाइम को स्पेसिफिक किया जा रहा है और उसके आधार पर आपके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। इसलिए जब क्लास में मैं कहता हूं कि आपको बहुत डेट्स रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेजर डिवीजन कि किस सेंचुरी की बात की जा रही है, किस से किस सेंचुरी के बीच की बात की जा रही है, ये चीजें आपको फोकस करनी रहेंगी। तो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन पावर होल्ड कर रहा था, तो इसमें ऑप्शंस में देखिए 6 ऑप्शन आपको दिए हैं। द गुप्ता ऑफ मगध, द परमाराज ऑफ मालवा, द पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, द मौखरीज ऑफ कन्नौज, द यादवाज ऑफ देवगिरी एंड द मैत्रक ऑफ वल्लभी। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी के में हर्षवर्धन के उत्थान तक, ठीक है, उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का शासन था, आपको बताना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको डिसाइड ये करना है गुप्त वंश का जो पतन हुआ वो हुआ 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। कुमार गुप्त थर्ड को आप जानते हैं कि अंतिम जो है ग्रेट गुप्त रूलर के रूप में काउंट किया जाता है, और उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं विष्णुगुप्त जो है इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, क्योंकि कुमारगुप्त का टाइम पीरियड जो है 543 में समाप्त हो जाता है और इसके बाद विष्णुगुप्त गद्दी पर बैठता है, तो 550 तक जाते जाते ये डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। तो जो गुप्तों का पतन हुआ वो 6th सेंचुरी में हुआ, और हर्ष का जो उत्थान हुआ 7th सेंचुरी में हुआ, क्योंकि हर्ष के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी में क्यों कह रहा हूं, तो ये हम लोगों ने एंशिएंट में लिखा हुआ भी है बाकायदा। 606 से लेकर के 647 एडी तक ये हर्ष का टाइम पीरियड रहा, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। अब ये पूछ रहे हैं कि इनके बीच में आपको ये बताना है, ठीक है, कि हर्षवर्धन के उत्थान और गुप्तों के पतन के बीच जो किन किन डायनेस्टीज ने रूल किया। तो अब आप इसे देखिए, तो मगध के गुप्त जिनकी बात आपको की जा रही है, जिनकी चर्चा मैंने गुप्तों के पतन में की। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्वेश्चन को लेकर के चले, एक तो एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको ईयर्स याद है या आपने जैसे हर्ष के दौरान मैंने आपको बताया था कि उनके समकालीन जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन कौन से थे, तो वल्लभी थे, ठीक है, मैत्रक डायनेस्टी रूल कर रही थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है, जहां पर अपनी पुत्री का विवाह भी हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है, ध्रुवसेन के साथ में। और अगर आप बात करें तो हर्षवर्धन खुद थानेश्वर की पुष्यभूत डायनेस्टी से आता है। कन्नौज के मौखरी क्योंकि ग्रहवर्मन जो है वो हर्ष के जीजा थे। तो अगर हम इस तरीके से रिलेट करके देखने की कोशिश करें तो भी आपको ये दिख जाएगा कि परमाराज और देवगिरी के जो यादव हैं इनका कोई संबंध नहीं था। तो हर्षवर्धन के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन के ही कंटेम्प्रेरी कौन है, तो हर्षवर्धन खुद पुष्यभूत डायनेस्टी से है। इसके साथ साथ आपने मैत्रक डायनेस्टी के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि मैत्रकों को पराजित भी किया था किसने, हर्षवर्धन ने, जो वल्लभी से रूल कर रहे थे, और इसका फाउंडर कौन था, भट्टार्क था। और दूसरा अगर आप देखें तो मौखरी डायनेस्टी, और यहां के शासक कौन थे, ग्रहवर्मन थे, जो हर्ष के जीजा थे, राजश्री से विवाह हुआ था, हर्षवर्धन की बहन से विवाह हुआ था। तो पुष्यभूत, मैत्रक और ग्रहवर्मन, मौखरी डायनेस्टी, ये तो 3 आ गए एक साथ में, वो मगध के गुप्त ही हैं। तो ये उत्तर जो है इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक और प्रोसेस से भी अगर हम देखें तो यहां पर आप देखिए कि जब हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली मिडिवल पीरियड को, तो मैंने आपको बताया था परमाराज जो थे वो फ्यूडल्स हुआ करते थे, सामंत थे किसके, ये फ्यूडल्स थे गुर्जर प्रतिहारों के। तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होने के कारण अब आप देखिए गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कब आई, तो जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है और उसके बाद, ठीक है, सामंतवाद के कारण, फ्यूडलिज्म के कारण आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया कई स्मॉल पॉकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और उनमें जो सबसे ताकतवर डायनेस्टी इमर्ज करती है वो कौन थी, गुर्जर प्रतिहार। और आपने देखा भी था कि ट्राइलेटरल कन्फ्लिक्ट जो हुआ था कन्नौज को लेकर के, उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। तो गुर्जर प्रतिहार हर्ष के बाद के हो गए, और आप जानते हैं कि परमार्स इनके भी फ्यूडल थे, सामंत थे। तो ये परमार डायनेस्टी एक्चुअल में आपको 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में आप इसका एग्जिस्टेंस देखते हैं मालवा के परमारों का। तो 2 ऑप्शन अपने आप में डिलीट हो जाता है, 2 के डिलीट होते ही पहला, और देखिए
जो ए ऑप्शन है, और सी ये डिलीट हो जाता है। अब आप देखिए देवगिरी के यादव, तो बहुत यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरीके से मिलने से आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरा नहीं हो सकता। और फिर देवगिरी के यादव की अगर बात करें तो 12th सेंचुरी में आना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि रामचंद्र देव यहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अटैक किया था देवगिरी पर। 1296 में पहला एक्सपेडिशन किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। तो देवगिरी को लूटता है और एलिचपुर का जो एरिया था वहां से जो रेवेन्यू था वो पे करने की बात कौन करता है? रामचंद्र देव कहता है, जो यादव डायनेस्टी का था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में, और घटना है 1296 की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डायनेस्टी है वो 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर पांचवा ऑप्शन भी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। पांचवा एलिमिनेट होते ही देखिए डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जा रहा है। तो अब बच कौन रहा है? ये बच रहा है बी 1 3 4 6। देखिए यहाँ पर आप ईयर्स को याद नहीं कर सकते, तो आपको ये मोटे तौर पर याद रखना पड़ेगा कि किस टाइम स्पैन के अंदर, किस सेंचुरी के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी। क्योंकि हर्ष से जुड़ी हुई 3 डायनेस्टीज आपने देख ली, पुष्यभूत, मौर्य और मैत्रक। यहाँ पर एक डायनेस्टी और भी आपको ऑप्शन में दी जा सकती थी साउथ इंडिया की, और वो थी चालुक्य डायनेस्टी। क्यों मैं कह रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए? क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी का शासक था पुलकेशिन सेकेंड, और पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और इस घटना का उल्लेख कहां मिलता है? एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जिसको पुलकेशिन के मंत्री रविकीर्त ने लिखवाया था। तो एक ऑप्शन अगर इसमें दे देते पुलकेशिन सेकेंड का भी, तो वो भी क्या हो जाता? आपका सही हो जाता। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो इसका सही उत्तर होगा दैट इज बी 1 3 4 एंड 6। According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? इंपॉर्टेंट एरिया है, बार बार फॉरेन ट्रेवलर से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नूनिज जो पुर्तगाली था वो आता है विजयनगर साम्राज्य में, और महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी महिलाएं, ये बताता है। तो आप देखिए जरा, नूनिज आया किसके टाइम पीरियड में था? तो नूनिज आया था अच्युत देव राय के पीरियड में। अच्युत देव राय शासक कब बनते हैं? तो कृष्ण देव राय के बाद में उनके कजिन थे अच्युत देव राय, वो शासक बनते हैं, और इसके बाद सदाशिव राय शासक बनता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। और नूनिज के बारे में अगर आप देखें तो नूनिज एक घोड़े का व्यापारी था, हॉर्स ट्रेडर था। ये 3 साल विजयनगर में रुका, और विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित नूनिज का नाम आप देखते हैं, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है डोमिंगो पायस। तो डोमिंगो पायस और नूनिज ये दोनों जो है विजयनगर के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नूनिज और डोमिंगो पायस दोनों ने ही विजयनगर साम्राज्य में नायंकार व्यवस्था के बारे में भी बताया है। तो नायंकार सिस्टम मैंने आपको बताया था, ठीक है। नायंकार व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने मध्यकाल में पढ़ा था, तो उसके बारे में डोमिंगो पायस और नूनिज दोनों चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर नूनिज महिलाओं के बारे में क्या क्या बताता है, तो देखिए रेसलर थी, इसकी चर्चा भी होती है। एस्ट्रोलॉजर संबंधित थी, ये भी था। अकाउंटिंग से रिलेटेड थी, ये भी था। और एस्ट्रोलॉजर भी थी, ये भी था। तो ये सारी चीजें जो है आप जो नूनिज विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के बारे में बताता है। तो इसमें ऑप्शंस जो है ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आपको आंसर ना मालूम हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत सारी डिटेल आपके पास बहुत सारे ट्रेवलर्स की नहीं रहती है, तो इस तरीके के जब ऑप्शन किसी पर्टिकुलर जो है स्टेट से एम्पायर से दिए जाएं, किसी ट्रेवलर के बारे में कहा जाए उसने क्या क्या बातें की, तो जब तक बहुत कोई आपको और न लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव न लिख करके यूपीपीसीएस की तरह उन्होंने 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया है, और ये बिल्कुल सही है। इसके चारों उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। हालांकि नूनिज ने इसके अलावा बताया है कि सिलोन, पेगू जिसे आप लोअर बर्मा कहते हैं, और मलाया, यहाँ के रूलर्स जो है वो टैक्स पे करते थे विजयनगर एम्पायर को। तो इसकी भी जानकारी नूनिज ने दी हुई है। With reference to
Madanpalli of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? Pingali Venkaiah designed the tricolor Indian flag, national flag here. Pattab Sitaramaiah led the Quit India movement of Andhra region from here. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. And Madam Blavatsky and Colonel Olcott set up headquarter of Theosophical Society first here. तो अब इन चारों क्वेश्चन ऑप्शंस को जरा देखिए। तो ये जगह एक दी हुई है मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में, और उससे पूछा कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो मतलब एक स्टेटमेंट सही होना, बाकी गलत होंगे। तो ये नाम दिया हुआ पिंगली वेंकैया का, कि पिंगली वेंकैया ने जो है वो डिजाइन किया था राष्ट्रध्वज, यहीं पर डिजाइन किया था, तो ये सही नहीं है। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज को डिजाइन किया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मदनपल्ली में किया था, ये सही नहीं है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो विजयवाड़ा सेशन हुआ था कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन में इन्होंने गांधी जी को ये फ्लैग दिखाया था, जो ट्राई कलर इन्होंने बनाया था, और गांधी जी ने इसकी काफी जो है प्रशंसा भी की थी। तो ये तो सही है कि ध्वज इन्होंने डिजाइन किया, लेकिन जो है मदनपल्ली में किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। पट्टाभ सीतारामैया ने यहां से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किया था, तो ये भी सही नहीं है। देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी से आशीर्वाद लेकर के आए थे, ठीक है, स्वामी रामानंद तीर्थ। तो स्वामी रामानंद तीर्थ ने आंध्रा के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट अपने आप सही नहीं है कि मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल आलकाट ने सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। नहीं, पहले इसकी स्थापना मैडम ब्लावास्की रसिया की थी, कर्नल आलकाट यूएसए के थे, और इन्होंने 1875 में पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क से इसको जब शिफ्ट किया गया था, तो कहां लाया गया था? तो न्यूयॉर्क से इसे शिफ्ट करके लाया गया था अडियार। और ये अडियार है कहां पर? तो मद्रास, जो वर्तमान तमिलनाडु में है, वहां पर इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनाया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में ध्यान रखिएगा कि इनको बुलाया किसने था, आमंत्रित किसने किया था? तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आह्वान पर या बुलावे पर थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत आती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दैट इज सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हिस्टोरिकल प्लेस दिए हैं और वेल नोन फॉर मतलब किसके लिए जाने जाते हैं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, इसकी बात की गई है। तो आप देखें इसमें बुर्ज होम, ठीक है, रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। अब यहां अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है, क्योंकि बुर्ज होम के अंदर कह रहे हैं कश्मीर, ठीक है, पिट ड्वेलिंग, गर्तावास के प्रमाण आपको मिलते हैं वहां से। लेकिन शैलकृत देव मंदिर, तो मंदिर का तो कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, ठीक है, मंदिर का तो कोई कॉन्सेप्ट उस समय दिखाई देता ही नहीं है। तो शैलकृत देव मंदिर का कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता। तो बुर्ज होम एक ऑप्शन अपने आप में डिलीट हो गया। तो जो पहला गलत हुआ, तो ए ऑप्शन भी चला गया हमारा, बी भी चला गया। अब हमारे पास सी और डी ऑप्शंस बच रहे हैं, जिनमें से देखिए चंद्रकेतुगढ़ ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और टेराकोटा आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा उस समय सबसे पॉपुलर था, ठीक है, पकी हुई मिट्टी की चीजों को बनाया जाता था, उन्हें टेराकोटा आर्ट्स कहा जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी आपने देखा था कि बहुत सारी, ठीक है, जो टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते हैं। फिर गणेश्वर, तो गणेश्वर चाल्कोलिथिक कल्चर के अंतर्गत आता था। और जैसे चाल्कोलिथिक कल्चर आपने कहा, कुछ लोग कैल्कोलिथिक कल्चर भी से कहते हैं, चाल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। तो यहां अगर ध्यान दें तो चाल्को का मतलब होता है कॉपर, मतलब होता है ताम्र, और लिथ मतलब होता है स्टोन या पत्थर या पाषाण। तो चाल्कोलिथिक को आप ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहते हैं, मतलब ऐसी सभ्यता जिसमें हम पत्थर की बनी हुई चीजों के साथ साथ ताम्र उपकरणों का भी प्रयोग या तांबे का प्रयोग कर रहे थे। और अगर आप चाल्कोलिथिक, प्री चाल्कोलिथिक जो है कल्चर की बात करेंगे, तो इसमें कायथ, ठीक है, जोरवे,
मालवा, ये सारी साइट्स आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर गणेश्वर जो दिया हुआ, गणेश्वर जोधपुरा, ये इसी से संबंधित है, चालुक्य पीरियड से है। और यहाँ पर ताम्र कलाकृतियां मिली हैं, ये बिल्कुल सही है। अब क्या क्या मिला है ताम्र कलाकृतियों में, तो देखिए फिश हुक, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर मिला है, रेजर ब्लेड्स मिली हैं यहाँ पर, और एरोहेड्स, बाणाग्र, एरोहेड्स का मतलब जो तीर आप देखते हैं, तीर में आगे का जो पार्ट होता है, ये इसको एरोहेड कहा जाता है। तो एरोहेड जो है कॉपर का बना हुआ, ये सारी चीजें गणेश्वर से मिली हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दैट इज डी, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khwarizm prince. दूसरा स्टेटमेंट है, it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. थर्ड स्टेटमेंट है, it was during the reign of Devraya II of Vijayanagar Empire the Vasco da Gama reached the coast of Kerala. अब तीनों स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उसमें पूछा गया है विच द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा आया था। आप देखिए इसमें अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखें सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1325 से लेकर के और 51 तक का रहा, क्योंकि 1320 में जो है तुगलक डायनेस्टी इमर्ज करती है और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। और इसमें कहा गया है कि तैमूर का आक्रमण हुआ था, जबकि तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, जिसका रियल नेम तेमुचिन था, वो 1398 में था। और इस समय आप देखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी का ही नासिरुद्दीन मोहम्मद, जैसे आप नासिरुद्दीन महमूद भी कहते हैं, नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो रूल कर रहा था 1394 से लेकर के और 1414 तक इसका रूल रहा था और ये अंतिम शासक था। तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ 1398 में हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ 1325 में हो गई थी। तो यहाँ पर ये मिसमैच हो जाता है, तो ये उत्तर हो जाएगा अपने आप में गलत आपका। तो सेकेंड ऑप्शन को गलत करने के बाद हम देखें क्या उत्तर हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। अभी भी उत्तर तक हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट को पढ़ करके देखते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में आया था, ये सही ऑप्शन भी है। जलालुद्दीन मंगबरनी जो है ख्वारिज्म युवराज जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम क्या था, जलालुद्दीन मंगबरनी। उसका पीछा करते हुए आता है मंगबरनी का। मंगबरनी इंडस को पार करता है, इल्तुतमिश से शरण मांगता है, इल्तुतमिश मना कर देता है। ये 1221 की घटना है। इल्तुतमिश मना कर देता है क्योंकि जानता था कि अगर उसने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण दी तो चंगेज खां इन्वेड करेगा और अभी दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ है, नवोदित राज्य है, नया बना राज्य है, इतना ताकतवर नहीं है कि चंगेज खां से लड़ सके और अनावश्यक लड़ने की जरूरत भी नहीं थी। तो जलालुद्दीन मंगबरनी को यह कह करके इनकार किया इल्तुतमिश ने कि आपके लिए यहाँ की हवा, आबो हवा जो है, एटमॉस्फेयर, वो सूट नहीं करेगा, इसलिए जो है हम आपको नहीं चाहते कि आप यहाँ रुकें। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, लेकिन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप देखिए विजयनगर साम्राज्य में देवराय सेकेंड के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा आया कब, ये सबको मालूम है, 1498। 1453 में डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल के बाद में जियोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हुई और उस क्रम में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा और देवराय तृतीय का जो टाइम पीरियड है वो 1422 से लेकर के 46 का रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे में ये मिसमैच हो जाता है, यहाँ पर कोई मैच नहीं आपको दिखाई देता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, आपका करेक्ट सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेsuit ऑर्डर। ठीक है, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो ये फ्रांसिस जेवियर के संबंध में जो है कुछ कथन बताए गए हैं।
तो इसमें देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, तो ये बिल्कुल सही है। डेथ गोवा में हुई तथा उसे एक गिरजाघर यहाँ पर डेडिकेट किया गया, समर्पित किया गया है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। तो इसकी डेथ फिर हुई कहाँ थी? तो ये सिंचुआन आइलैंड है, सिंचुआन आइलैंड में इसकी डेथ हुई थी और ये जियांगमेन प्रांत में है, चाइना के जियांगमेन प्रांत में है जहां इसकी डेथ हुई थी। ये सही है कि एक गिरजाघर जो है उसे समर्पित किया गया था गोवा में, लेकिन इसकी मृत्यु जो है यहाँ नहीं हुई थी, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और गोवा में प्रतिवर्ष जो है फ्रांसिस जेवियर उसमें भोज का अनुष्ठान किया जाता, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो उत्तर आपका हो जाएगा दैट इज सी 1 और 3। तो आप देखिए ट्रेवलर से लेकर के जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो चाहे धार्मिक क्षेत्र में आए हुए लोग हों, वो लगातार आपसे इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नूनी से भी क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांसिस जेवियर से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इसको फोकस करना है, इस एरिया को, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहते हैं। With reference to the history of ancient India, which of the following statement is or correct? Number 1, Mitakshara was the civil law for upper caste and Daibhag was the civil law for lower caste. हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत डीप से सोसाइटी से पूछे गए क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो जनरल स्टडीज का जो अध्ययन करते हैं वो इतना गहराई में जाकर के कल्चर को नहीं पढ़ते कि वहां से क्वेश्चन निकाल सकें। फिर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट कई बार दे दी जाते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट कई बार आपको पढ़ने में आ जाते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ने के दौरान, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के दौरान, जो आप वैदिक कल्चर से लेकर के गुप्त पीरियड तक पढ़ते हैं, उस दौरान आपको दिख जाता है कि इस कंडीशन में इनके साथ ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, तो उनके आधार पर भी हम एलिमिनेटिंग प्रोसेस को एक बार लगा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीजें आपको आ रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में अगर ये कहना कि सब कुछ आ रहा था तो ये अपने आप में असंभव सी बात है। ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स तक जाना है उसके लिए जो क्वेश्चंस दिए गए इनमें से आपके पास वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं 50% से लेकर के 60% के बीच में, और इतना अगर आप करते हैं तो प्रीलिम्स का कट ऑफ भी आपका लगभग इसी रेशियो में जाता है। तो हर विषय में अगर आप इतना भी कवर अप करते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कंडीशन में आ जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा टफ रहता है एलिमिनेटिंग प्रोसेस, लेकिन क्योंकि यूपी पीसीएस और इसमें डिफरेंस है, वहां पर बहुत स्ट्रेट और बहुत जो है ऑप्शंस के बीच में संबंध आपको ना के बराबर दिखाई देता है, इसलिए एलिमिनेटिंग वहां ज्यादा आसान हो सकती है फैक्चुअल क्वेश्चन होने की वजह से, यहाँ थोड़ा सा कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने आर्ट एंड कल्चर को मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन को पढ़ा है, सोसाइटी को पढ़ा, तो चीजें अगर आप जोड़ना चाहें तो उसके आधार पर भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दैभाग वॉज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। सेकेंड है इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट to the property during the lifetime of the father, whereas the Daibhag system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. Third option है the Mitakshara system deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas the Daibhag system deals with the matters related to the property held by both male and female members of a family. अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही हम यहाँ से एलिमिनेट इसको करने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम ये देखें, हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं कि मिताक्षरा और दैभाग जिनकी बात की जा रही है ये है क्या। तो देखिए मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक कमेंट्री है, भाष्य है या टीका है आप कह सकते हैं मिताक्षरा, जिसको लिखा किसने है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है, विज्ञानेश्वर हैं। और मिताक्षरा या दैभाग दोनों में ही एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों ही ग्रंथ जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, संपत्ति में अधिकार की बात करते हैं, उत्तराधिकार के नियम की बात करते हैं। दैभाग को लिखा किसने, तो जीमूत वाहन ने दैभाग की रचना की। और मिताक्षरा अगर आप देखें तो बंगाल और असम, बंगाल और असम इन रीजन को छोड़ करके
बाकी पूरे भारत में मिताक्षरा लागू थी। ठीक है, तो मिताक्षरा और दायभाग आपने प्रॉपर्टी राइट से, लॉ ऑफ सक्सेशन से संबंधित देखा कि इसमें बात की गई। अब इसमें जरा पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। तो यह लोअर क्लास के लिए बात ही नहीं की जाती थी, तो उनके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी राइट्स के, किसी लॉ की, किसी कानून की बात कैसे की जा सकती है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट अपने आप में इन्होंने दिया कि निम्न जाति की सिविल विधि थी, तो ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि निम्न जातियों के बारे में, जो डिप्रेस क्लास है उसके बारे में, सॉरी लोअर कास्ट है उसके बारे में, और विमेन, इनके बारे में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया, ना ही इसको बहुत पॉपुलराइज किया गया, ना इनके बारे में कोई चर्चा हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा कि लोअर कास्ट से संबंधित भी कोई बात ऐसी लॉ या कानून बनाए गए। ठीक है, अब दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का दावा कर सकते थे। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसा पहला एलिमिनेट हो सकता था वैसे तीसरा भी हो सकता था। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों को, केवल पुरुष सदस्यों को ये संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों की। तो यहीं पर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। तो आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं बी। हालांकि ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं कि टफ है, आसान नहीं है, आपको 50 से 60% के आसपास करना है, और उतना करने के लिए पेपर में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है आर्ट एंड कल्चर को, एनसीईआरटी को से पढ़ रखा है, बेसिक्स को समझ रखा है, तो आप इस तरीके का एक जो है इंटेलिजेंट गेस जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमल्ल एंड क्षेमेश्वर वर फेमस फॉर। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये नाम काफी पॉपुलर है और सुना हुआ है, भवभूति का। ठीक है, बाकी के बारे में हो सकता है हस्तिमल्ल के बारे में जानकारी ना हो, क्षेमेश्वर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं भी हो सकती है, मैं मानता हूं कि ये नहीं भी हो सकती है जानकारी। लेकिन एक नाम उन्होंने ऐसा दिया है जो बार बार आप जो है सुनते हैं, एंशिएंट में इसकी पुस्तकों के बारे में सुनते हैं। ठीक है, मैं हिंदी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर इस पर डिस्कस करता हूँ। तो भवभूति, हस्तिमल्ल, क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। अब भवभूति की चर्चा कहाँ हुई, तो भवभूति के बारे में अगर आप देखें तो यशोवर्मन के दरबार में थे भवभूति, यशोवर्मन के दरबार में थे, और इन्होंने दो ग्रंथों की रचना की, रचना की, मालती माधव, मालती माधव और उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, इसकी रचना की भवभूति ने। और यहां पर देखिए ये क्या है, मालती माधव नाटक था। तो अगर आपको नहीं भी मालूम है कि हस्तिमल्ल कौन, क्षेमेश्वर कौन है, तो आपको इतना क्लियर हो जाता है कि भवभूति ने नाटकों की रचना की थी, तो नाटककार तो ये ही है। तो ये कोई जैन साधु नहीं है, ठीक है, मंदिर वास्तुकार भी नहीं है, दार्शनिक भी नहीं है, तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, नाटककार है। अगर आपको मालूम है तो आप बाकी शासक के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे क्षेमेश्वर जो है, क्षेमेश्वर महिपाल, प्रतिहार रूलर जो था महिपाल, इसके दरबार में था। और हस्तिमल्ल का संबंध जो है वो होयसल डायनेस्टी से मिलता है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर दोनों आपको नहीं पता थे, फिर भी भवभूति, क्योंकि ये नोट्स में भी है आपके, आपने लिखा भी है, नाटकों की रचना की, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका मिल रहा है वो है बी, नाटककार, यही सही उत्तर भी इसका हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द women above the age of 21। अब आप देखिए यहाँ पर यूपीएससी के क्वेश्चन की खास बात यही कि आप उसको पढ़ करके अगर आप उस पर फोकस करेंगे उसके स्टेटमेंट पर, तो आप उत्तर वहां से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है ऑल दी वीमेन, सभी महिलाओं को जो कि 21 वर्ष की अवस्था की थी उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। सेकेंडली, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वीमेन रिजर्वेशन सीट्स इन लेजिस्लेचर। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर देखें, हिंदी में उस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो पहला स्टेटमेंट सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजादी से पहले
महिलाओं के पास मताधिकार बहुत सीमित था और सभी महिलाओं को तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता। हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। जब मॉन्टफोर्ड एक्ट आया था 1919 में, तभी से एनी बेसेंट जो है और तमाम और सारे लोग जो महिलाएं आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है, वो ये चाहते थे कि महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी की जाए, विमेंस राइट दिया जाए, उनको जो है वोटिंग राइट मिले। लेकिन 1919 के एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखिए, यहां पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान हुआ था, क्योंकि यहां पर जो एडल्ट फ्रेंचाइज था उसमें 11%, ठीक है, लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला था। तो 11% लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला था और इन 11% में महिलाएं भी शामिल थी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपका दूसरा जो है वो सही हो जाता है, पहला हो जाता है गलत। तो केवल उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। तो आप देखिए, जब यहाँ पर 11% टोटल मिल रहा है, तो यहाँ पर सभी के लिए कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, with reference of 8th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। 8 अगस्त को जो है से संबंधित घटना के बारे में उन्होंने पूछा। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी। एआईसीसी का मतलब है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। दो शब्द बार बार आप यूज करते हैं जब कांग्रेस को पढ़ते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी, और एक पढ़ते हैं सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति, ठीक है। तो यहाँ पर एआईसीसी दिया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ठीक है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन टू इन 7 provinces. Cripps proposed an Indian union with full dominion status once the Second World War was over. अब अगर हम हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो 8 अगस्त के संदर्भ में कौन सी घटना है, मैं आपको उत्तर बता देता हूं। पहला, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया था, स्वीकार कर लिया था। और इसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आर चलाया और ऑपरेशन जीरो आर के तहत जितनी भी कांग्रेस में मेन स्ट्रीम लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। और आप क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देखते हैं कि सेकेंड रो के जो लीडर्स थे वो सामने आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप दूसरे तीसरे स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ये आप देखते हैं वेबल प्लान जब आएगा, ठीक है, तो वेबल योजना के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो है वायसराय की काउंसिल में कमांडर इन चीफ और वायसराय के पदों को छोड़कर सभी पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। और वेबल योजना आई 1945 में, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई इस पर। तीसरा दिया, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। भाई ये इस्तीफा कब दिया था, तो ये इस्तीफा दिया था 1937 में जो चुनाव हुए थे 1935 के एक्ट के आधार पर। इसके आधार पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी और इन गवर्नमेंट ने 28 मंथ्स 28 महीनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था, वायसराय ने कहा था कि भारतीय हमारे साथ हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और इसके विरोध में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। अब अगला है, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेटस की बात तो पहले से रटते चले आ रहे हैं, लिलित प्रपोजल में भी इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, जबकि 1929 में ही कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात कह रखी है। तो 1928 में पंडित नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। उसके बाद कभी कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की, जबकि ब्रिटिश सरकार अंत तक ये दोहराती रही। अब क्रिप्स मिशन का टाइम अगर आप देखें तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, एक सदस्यीय मिशन था जो भारत आता है और घटना है 8 अगस्त की, तो मार्च के बाद की घटना है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, ए है, जो मैंने पहले आपको बताया। Who among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित कौन है और कह क्या रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुदित ट्रांसलेटेड प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य है।
अब धार्मिक गीत काव्य की बात करने की बात अगर आप करें तो दो नाम तो पहले आप इसमें से एलिमिनेट करिए। पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है, लेकिन उनका कोई ऐसा रुझान जो है रिलीजन या धर्म के प्रति नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सरोजनी नायडू के बारे में भी आप कुछ ऐसा नहीं सुनते कि उन्होंने कुछ ऐसा किया। ये दो नाम यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन? पीजी तिलक और गांधी जी। तो बाल गंगाधर तिलक ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्यों का जो निवास स्थान था उसके बारे में इन्होंने लिखी है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस की चर्चा की है। तो यहां पर ये आप ध्यान दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने धर्म में रुचि दिखाई है और गांधी जी ने भी धर्म में रुचि दिखाई है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो प्रिंसिपल से जो सिद्धांत जो थे उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? श्रीमद् भगवत गीता का था। ठीक है। तो यहां पर दो लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें जो सही उत्तर है वह सी, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद के दौरान जब ये गांधी जी यरवदा जेल में बंद होते हैं पूना की, तो पूना की यरवदा जेल में गांधी जी ने बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या कृतियां हैं उनको ट्रांसलेट किया था, अनुदित किया था, जिन्हें बाद में कंपाइल किया गया था सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन के नाम से, जिनमें मनुस्मृति से लेकर के कबीर, नानक, इनकी जो बातें हैं, इवन संत जो है रामदास, जो महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट में आप पढ़ते हैं, उनके बारे में भी जो बातें हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनको भी ट्रांसलेट किया गया था। तो भक्ति मूवमेंट को अगर आप देखें उसके बारे में लिखा, मनुस्मृति जो एंशिएंट पीरियड से संबंधित उसके बारे में भी जो है उन्होंने उसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। इसलिए जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन था बाल गंगाधर तिलक के साथ लेकर के, क्योंकि नेहरू जी और सरोजिनी नायडू में कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर दिख रहा आपको, लेकिन बाल गंगाधर तिलक है क्योंकि कल्चर और रिलीजन से जुड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलेट करने का काम किया था, धार्मिक ग्रंथ पर लिखने की बात अगर आपसे की जाए तो लिखने का काम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन ट्रांसलेशन का जो काम किया था, ठीक है, और वो भी इंग्लिश में, तो वो कौन? मोहनदास करमचंद गांधी ने। मैं ये नहीं कह तिलक साहब को इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा पर जोर देते थे। ध्यान दीजिए, अपनी संस्कृति पर जोर देने का मतलब था, संस्कृति का एक हिस्सा होता है भाषा, ठीक है, तो वो उस पर भी जोर देते थे। तो इस आधार पर भी अगर आप देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है इसका सही उत्तर है, और इन्होंने यरवदा जेल प्रवास के दौरान अपना जो है बुक्स का ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था। विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज? तो ये प्रशासनिक यूनिट इकाइयां दी हुई हैं आपको, और इसमें पूछा है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम कहा है, मतलब चढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना है, यूं चलना है हम लोगों को। डिसेंडिंग होता तो उतरते हुए क्रम में होते, अवरोही हो जाता है, यहाँ पर आरोही है तो इसको देखना है। तो ये प्रशासनिक इकाई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परगना, सरकार, सूबा। सूबा प्रांत कहलाता था, प्रांत जो है सरकार या जिलों में डिवाइड होता था, सरकार को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट, और जिला जो है वो परगना में डिवाइड होता था या शिक कहा जाता था। अब देखो सर, जो सरकार यूनिट है इसका संबंध माना जाता है शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 सरकार में डिवाइड किया था। ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा हो जाएगा स्टेट, स्टेट के बाद सरकार, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है और फिर परगना हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा आरोही। अब यहां पर अगर अवरोही होता तो उत्तर आपका क्या सही हो जाता? डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो सूबा, सरकार, परगना सही हो जाता। तो यहाँ पर भाषा अगर देखिए थोड़ा सा उन्होंने क्या कह दिया, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर की बात की है, तो आपको छोटे से बड़े क्रम में चलना है, परगना, सरकार और सूबा। Who among the following was associated as secretary with Hindu female school with later came to be known as Bethune female school? देखिए यहां पर कह रहे हैं कि सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध कौन था या थे, ठीक है, जिसे बेथुन फीमेल स्कूल भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो है जेईडी बेथुन, इन्होंने वीमेन एजुकेशन के लिए काम किया था।
तो जेईडी बेथुन के नाम पर ही ये कॉलेज, जिसको आप देखिए लिखा हुआ हिंदू फीमेल कॉलेज को क्या नाम दिया गया था, बेथुन फीमेल स्कूल भी कहा जाता है। तो जेईडी बेथुन के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। अब अगर आप इसको ध्यान दें तो ये जो हिंदू फीमेल स्कूल है, इस स्कूल के फाउंडिंग मेंबर्स में कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दक्षिणा रंजन मुखोपाध्याय, दक्षिणा रंजन मुखोपाध्याय, इसके अलावा मदन मोहन तरकलांकर, मदन मोहन तरकलांकर, और तीसरा है राजगोपाल घोष। ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर थे हिंदू फीमेल स्कूल के, ठीक है। 1849 में इस्टेब्लिश होता है, और इससे जुड़ते कौन है तो ध्यान दीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके साथ जुड़ते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 और बालिका स्कूलों की स्थापना की थी, गर्ल्स स्कूल्स को स्थापित किया था। ये निरीक्षक भी रहते हैं, जिसको आप जैसे डीआईओ इस समय कहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक, तो निरीक्षक भी रहते हैं के पद पर भी इन्होंने काम किया था। और विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून, ठीक, उससे भी संबंधित हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। In the context of colonial India, Shahnawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and Gurbakh Singh Dhillon are remembered as leaders of Swadeshi and boycott movement, members of the interim government in 1946, members of the drafting committee in the Constituent Assembly, officers of the Indian National Army। तो देखिए यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों आईएनए से संबंधित थे, आजाद हिंद फौज से संबंधित थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 1945 में रेड फोर्ट केस चलता है, जिसे आप कहते हैं लाल किले का मुकदमा कहते हैं। और इसमें आईएनए के ये तीनों कमांडर थे, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन पर मुकदमा चलाया गया था देशद्रोह का। इनको बचाने के लिए, ठीक है, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति की स्थापना की जाती है। आजाद हिंद फौज बचाओ समिति की स्थापना की जाती है, और उसमें कई सारे उस समय के जो बड़े वकील थे, लीडर थे, वो शामिल थे, जिसमें पहला नाम है भूला भाई देसाई का। भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई के अलावा टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली के अतिरिक्त कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू भी इससे संबंधित है। आजाद हिंद फौज बचाओ समिति से मुकदमा चलता है, तीनों को डेथ पेनल्टी मिलती है, डेथ सेंटेंस मिलता है, मृत्युदंड मिलता है। लेकिन बाद में लोगों के दबाव में आकर के वेवेल, जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और इनकी सजा को, मृत्युदंड को कारावास, आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। With the reference to Indian history, which of the following statements is are correct? First, the Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state। तो यहाँ पर जिस अर्काट की बात की कर रहे हैं, एक्चुअल में इस रीजन को आप कर्नाटिक रीजन के नाम से जानते हैं, कर्नाटिक रीजन के नाम से जानते हैं। द मैसूर किंगडम इमर्ज ऑफ विजयनगर एम्पायर, emerged out of Vijayanagar Empire। Rohilkhand kingdom was formed out of the territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी। तो तीनों स्टेटमेंट को देखिए जरा इसमें, तो
दो तो मॉडर्न में आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं, इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं, फिर सही उत्तर की चर्चा करते हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य, हैदराबाद राज्य, अर्कॉट की निजामत का उदय हुआ। तो अर्काट जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्कोट जिसे आप कह रहे हैं, एक्चुअल में इसका संबंध किससे है? कर्नाटक से है, ठीक है। और कर्नाटिक वार्स की चर्चा आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में की हुई है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हैदराबाद जो स्टेट थी, इस हैदराबाद स्टेट का फाउंडर था चिनकिलिज खां। 1724 में चिनकिलिज खां, जिसे आप निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, उसने हैदराबाद स्टेट की स्थापना की थी। हैदराबाद स्टेट के अंतर्गत ही एक छोटा राज्य था, कौन? आर्कट, जिसे आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं, और इसका फाउंडर कौन था? सादतुल्ला खान। इसका फाउंडर कौन था? सादतुल्ला खान जो है वो इसके फाउंडर थे, सादतुल्ला खान। और यहीं पर आप एंग्लो कर्नाटिक वार की जब चर्चा करते हैं तो आपने अनवरुद्दीन का नाम सुना है, चांदा साहब का नाम सुना है, कई सारे कर्नाटिक वार में इनकी चर्चा करते हैं। तो ये हैदराबाद स्टेट से आर्कोट की निजामत का उदय हुआ था। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? सही हो जाता है। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, बिल्कुल हुआ। विजयनगर एम्पायर के साउथ में मैसूर डायनेस्टी आती है, और यहाँ पर इसकी लोकल डायनेस्टी उडियार डायनेस्टी ने रूल करना शुरू किया था। और उडियार वंश के जो लोग थे वो कभी विजयनगर साम्राज्य के अधीन ही, एक तरीके के उनके फ्यूडल स्टेट या सामंती राज्य हुआ करते थे, और बाद में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और आपने मॉडर्न पीरियड में देखा था, जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्धों की चर्चा करते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर की चर्चा करते हैं, उस दौरान आपने देखा था कि चिक्का कृष्णराज जो उडियार वंश का शासक था, ये नंजराज और देवराज के प्रभाव में था, और नंजराज देवराज के प्रभाव से मुक्त कराता है कौन? हैदर अली। और हैदर अली ही आप देखिए 1760 में जाकर के मैसूर स्टेट को फॉर्म कर देता है। तो मैसूर स्टेट विजयनगर साम्राज्य से ही निकलकर बनी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है रोहिलखंड राज्य का गठन, अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी जब कह रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दुर्रानी का मतलब है अब्दाली से। अब्दाली की एक टाइटल मैंने आपको बताया था, दुर्र ए दुर्रानी थी। दुर्र ए दुर्रानी जो है वो अब्दाली की टाइटल थी, अहमद शाह अब्दाली की। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण शुरू किए थे, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो रोहिलखंड राज्य की स्थापना या उसका गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, उत्तर देख लीजिए, ए हो जाएगा पहला दूसरा। अब ये किसने स्थापित किया फिर रोहिलखंड? तो ये रोहेला सरदार जो कभी मुगल्स की सेवा में रहा करते थे, मोहम्मद खां बंगस। तो मोहम्मद अली खान भी कहा जाता है, मोहम्मद खां बंगस भी कहा जाता है, ठीक है। ये रोहेला सरदार थे, और इन्होंने जो बरेली का वर्तमान एरिया है, जिसे आप एंशिएंट पीरियड में अहिछत्र कहते थे, उस बरेली के एरिया पर रूल करना शुरू किया था। और इसीलिए रोहेला सरदार होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? रोहिलखंड कहा गया था। हालांकि रोहिलखंड ने 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो है अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था, उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच वॉज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? केवल एक कथन आपको बताना जो सही है। अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वागोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। अब देखिए कौन सा कथन सही है, तो पहले तो एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। अमरावती गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, और क्या? कृष्णा रिवर क्या पर है, तो ये तो गलत हो गया। अब सांची चंबल नदी पर है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। चंबल नदी की घाटी में सांची स्तूप स्थित नहीं है, इससे बाहर है, एमपी के अंदर सांची स्तूप। पांडुलेना, ठीक है, पांडुलेना ये कहां पर है? तो यार ध्यान रखिएगा, ये नासिक के पास में है। और नर्मदा नदी घाटी में स्थित ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो नासिक में है, तो गोदावरी वैली होना चाहिए, नर्मदा रिवर वैली नहीं होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो बचा कौन? अजंता। अजंता केव्स जो हैं
ये आपकी वाघोरा रिवर वैली में है और ये घोड़े के नाल के आकार की है। इस तरीके से ये जो है बनाई गई हैं अजंता केव्स। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये बाघोरा नदी के तट पे स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 21 Feb इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अब यहां पर अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो यूनिसेफ का काम ये नहीं है। संस्कृति से संबंधित जो भी काम करता है वो कौन करता है? यूनेस्को करता है। तो बहुत जानकारी नहीं भी हो तो भी आपको मालूम है जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कल्चरल हेरिटेज साइट है उनको डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करता है, यूनिसेफ नहीं करता। यूनिसेफ किसके लिए? बच्चों के लिए काम करता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसके नाम में ही आता है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहीं पर अगर आप यूनिसेफ और यूनेस्को के कार्य प्रणाली को जानते हैं कि क्या फंक्शन करता है, ठीक है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है जिसकी वजह से स्थापित किए गए, तो आप यहीं पर इस उत्तर को निकाल ले जाते हैं कि ऐसा नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को ने 1999 से स्टार्ट किया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत की थी। और इसके लिए इनिशिएटिव किसने लिया था, प्रयास किसने किए थे? तो ये जानिएगा आपकी बांग्लादेश ने इसके लिए प्रयास किए थे। और बांग्लादेश के प्रयासों से यूनेस्को ने 1999 से जो है मदर लैंग्वेज डे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत की थी, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन यूनिसेफ द्वारा है। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या कर देता है? इसको गलत कर देता है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये बिल्कुल सही है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल को ही बनाया गया था ईस्ट पाकिस्तान, और यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में आप देखते हैं बांग्लादेश के रूप में आया। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु कहते हैं, उन्होंने मूवमेंट भी चलाया था और ये सेपरेट होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। तो जब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बात हुई तो जिन्ना से इन लोगों ने मांग की थी, जिन्ना दौरे पर जाते हैं पूर्वी पाकिस्तान के, तो वहां जिन्ना ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप बांग्ला को छोड़ करके उर्दू सीख लीजिए। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए कि विश्व इतिहास से लेकर के जब भी आप घटनाओं को पढ़ेंगे तो भाषा एक बहुत बड़ा आधार रहा है संस्कृति का। और इस आधार पर कई बार आपने देखा है कि लोग क्या हुए हैं, रेस जो हैं वो यूनाइट हुई हैं, एकजुट हुई हैं, संगठित हुई हैं, और उन्होंने अपनी भाषा भाषी बोलने वाले क्षेत्रों को अलग करने की बात की है। भारत में भी आपने देखा था, पुट्टी श्री रामालू ने 1953 में शुरू किया था, ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों का एक राज्य होना चाहिए, जिसके आधार पर आप देखिएगा 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इसके आधार पर कई बार आप देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट या टकराव की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जिन्ना का ये मानना था कि अगर आप बांग्ला को छोड़ करके उर्दू जितना जल्दी अपना सके, क्योंकि पाकिस्तान की भाषा थी, उर्दू को अपनाइए। और ऐसा वहां के लोकल लोग नहीं चाह रहे थे, वो अलग होने की मांग करने लगे और फाइनली आप देखते हैं कि अलग हो भी जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश अपने एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ओनली। तो हिंदी में भी देख लेते हैं, इसका केवल उत्तर 2 सही होगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की डिमांड थी, क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में बांग्ला को भी शामिल किया जाए पाकिस्तान के संविधान में। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2 सही। तो देखिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन था इस सीरीज का, जिसमें मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, इनके उत्तर बताए हैं आपको। इसी तरीके से हम अब जो है क्रमिक ढंग से जो है पिछले जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स हैं उनके डिस्कशन भी आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एरिया को टारगेट करिए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ट्राइबल रिवोल्ट्स, एग्रेरियन रिवोल्ट्स, सिविल रिवोल्ट्स, आईएनए और एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग थे, इनको आप टारगेट करिए। इस एरिया से क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।